जी पार्ट 6 स्टार्ट करते हैं जी। ये धुआं धुआं आपको नज़र आ रहा होगा, इन्होंने यहाँ पे पता नहीं कुछ किया अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा जी, तो अब हम पहुँच चुके हैं जी ईपीएस पे। तो बगैर किसी ब्रेक के ईपीएस शुरू करते हैं, क्योंकि फिर असर की ब्रेक 1 घंटा 10-15 मिनट में आ जानी है। तो कोशिश करते हैं ये हो जाए। ये इतना काम नहीं है। ये पॉइंट्स को ना देखो, पॉइंट्स क्या है, स्कोप पैरा, पी रेशो एक जगह पे लिखा हुआ है, बस एक छोटी सी एग्जांपल से समझानी है चीज़ें, ठीक है। तो ज़रा पेज 541 ओपन कर लें। मैं छुट्टी मांग ला फिर, है आखिरी फैसला है, फिर बता दो अभी भी। अर्जी डाल दूं मैं, फिर डाल रहा हूँ अर्जी, फिर छुट्टी ले लूँ घर से। ठीक है भाई, मर्जी है ਤੁਹਾਡੀ। हैं चलो हुण जो है सो है, बाद में देखते हैं। बाहर जान तो पहले कर देना साफ, लोगों ने की कहना है। मौलवी की चमकीलियां ला के निकले। स्कोप पैरा आगे, वो तो पहले ही पढ़ा दिया यार, कमाल, ये तो पहले ही पढ़ लिया। इस पे तालियां बजनी चाहिए। बस ठीक है, ठीक है। तो मजाक कर रहा था, मजाक को बंदियाई होती है। हाँ जी, ये स्टैंडर्ड किस पर लगता है जी? पब्लिकली, जो जिनके ऑर्डिनरी शेयर पब्लिकली ट्रेड होते हो, यानी लिस्टेड कंपनीज, या जो इस प्रोसेस में हो, यानी लिस्टेड कंपनीज हैं, यानी कि शादीशुदा हैं या मंगनी हो गई है, ठीक है, और शादी के करीब हैं, ऐसे ही लिस्टेड हैं या लिस्टेड होने के करीब हैं, ठीक है। तो उन पर ये लगता है स्टैंडर्ड, बाकियों पर नहीं लगता। एमसीक्यू उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, ठीक है जी। पॉइंट आई कहता है, लिस्टेड एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस इवन इफ अमाउंट्स आर नेगेटिव। मतलब अगर कभी आपको लॉस फॉर द ईयर भी आ गया है, तो आप उसको भी डिवाइड करो नंबर ऑफ शेयर से, जैसे अर्निंग पर शेयर आती थी वैसे लॉस पर शेयर निकालोगे और वो दिखाओगे नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। गॉट इट? बस ये पढ़ाना था, बाकी इसमें से क्या पढ़ना है आपने? बहुत पढ़ा हुआ है इसमें आपने, बाकी जो मैंने पढ़ाना है वो पढ़ें। आ जाएं आप पेज 556 पे। नहीं 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 नहीं, बीच में एक, अच्छा है, आ गई है, पी रेशो एंड पे ही है, मुझे लगा शायद पी रेशो पहले सफ़े पड़ी है। हाँ जी, आए पेज 556 पर। की करता जी, ये सारा कुछ आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन बहरहाल जो 2-4 छोटी मोटी चीज़ें देख लेने में हर्ज नहीं होता। आ जाएं ज़रा, पेज 556 पे हैं हम। प्रेजेंटेशन, एन एंटिटी शुड प्रेजेंट इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। प्रेजेंट करना है इन्होंने प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट के अंदर, यानी पीएनएल के अंदर, क्या? बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस। नेक्स्ट, बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस शुड बी प्रेजेंटेड इवन इफ इट इज नेगेटिव। ये तो ऊपर भी पढ़ के आए। बेसिक ईपीएस, अच्छा ये तो समझ आ गई ना कि आपने प्रेजेंट करना है कहां पर? पीएनएल में। इतनी सी बात, क्या करो जी? पीएनएल के अंदर इसको प्रेजेंट करो, ऐसा ही है, प्रेजेंट करो इन पीएनएल इवन इफ लॉस, ठीक है, इवन इफ नेगेटिव। भाई सही है, एक पॉइंट ये निकला है पूरे पैरा में से। वो कहता है बेसिक ईपीएस एंड डायरेक्ट ईपीएस शुड बी प्रेजेंटेड विद इक्वल प्रोमिनेंस। मतलब क्लियरली नजर आना चाहिए, बेसिक एंड डाइल्यूटेड अगर सेम है तो एक ही लाइन में, और अगर डिफरेंट है तो बेसिक अलग डाइल्यूटेड अलग, ठीक है। हाँ, लेकिन वो ये कहता है फॉर ऑल पीरियड्स प्रेजेंटेड, मतलब जितनी साल की स्टेटमेंट बनी है, पीएनएल बना हुआ है, उतने साल की ईपीएस। 2 साल का है तो 2 साल की बनाओगे, 1 साल का है तो 1 साल की बनाओगे, शो करोगे द करंट एंड प्रीवियस, ठीक है जी। दीज फिगर्स आर प्रेजेंटेड एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। सबसे एंड पर दिखाना है, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम ये पूरी बात नहीं है। देखें, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में तो 2 चीज़ें होती हैं, पीएनएल और अदर कंप्रीहेंसिव। अगर तो ये स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम आपकी एक ही सफ़े के ऊपर है,
तो फिर आप इसके एंड के ऊपर शो कर दो ईपीएस को, बेसिक एंड डाइल्यूटेड। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस एक सफ़े पे पीएनएल बनाती हैं, अगले सफ़े पे ओसीआई बनाती हैं। जैसे आपको मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाई भी थी, जैसे मैं आपको दोबारा दिखाने भी लगा हूं। अभी ओपन की हुई थी ना, ओपन तो की हुई थी, लेकिन अब कहाँ गई ये नहीं पता। ओह, एंड पे पहुंच गई। चलो कंसोलिडेटेड ही देख लेते हैं, यही करीब पड़ता है। बेसिक वो सेपरेट के लिए तो वो फिर शुरू में जाना पड़ेगा। एक एड़ा नेड़े हुए पीएनएल ते जाना, बट मैं फिर भी आपको प्रैक्टिकली दिखा कर ही कोई बात लिखना वहाँ पे चाह रहा हूँ, करना चाह रहा हूँ। जनाब ये देखें, ये जनाब पैकेजेस की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। ये प्रॉफिट फॉर द ईयर है, और कंसोलिडेशन है इसलिए वो एट्रीब्यूटेबल टू बी आ रहा है, ठीक है ना। ये इन्होंने बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस शो की हुई है, और फिर अगले सफ़े पे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अलग पड़ी हुई है। तो ये इजाज़त होती है, एक सफ़े पे पूरा नहीं आता तो वो क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, पीएनएल एक सफ़े पे बना देते हैं और ओसीआई अगले सफ़े पे। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दो सफ़ों पे समझो, जो है ना स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दो सफ़ों पे फैली होती है। अब अगर तो आप स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एक ही सफ़े पे बना रहे हैं तो सफ़े के बॉटम पे आप ईपीएस शो कर दें। लेकिन अगर आपकी इस तरह से दो सफ़ों के ऊपर है, पीएनएल अलग और ओसीआई अलग, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो है वो दो सफ़ों पर फैली हुई है, तो फिर आपने ईपीएस को किस सफ़े के नीचे शो करना है, पीएनएल के नीचे, और ओसीआई के नीचे शो नहीं करना। यहाँ पे कोई नहीं नज़र आ रही है आपको, ठीक है, सही है। तो ये यहाँ पर हमने पढ़ा, मैंने सर प्रैक्टिकली आपको दिखाया, अब आगे वो बात आनी भी सीख। अगर तो आप की स्टेटमेंट कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एक ही सफ़े पे बन रही है तो एंड पे शो करो। लेकिन कभी कभी यूँ होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम शुरू करती है, उसमें पीएनएल बना रही होती है तो सफ़ा ख़त्म हो जाता है, ठीक है जी। पीएनएल एक सफ़े पे बनाया होता है उन्होंने, और फिर ओसीआई अगले सफ़े पे बनाया होता है, और फिर नीचे उन्होंने टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम शो की होती है। ऐसी सूरत के अंदर ईपीएस को आपने शो करना है पीएनएल के सफ़े के ऊपर बॉटम पे, जहाँ पे प्रॉफिट नज़र आ रहा है, ठीक है। ये बात लिखी हुई है यहाँ पे, ज़रा पढ़ना। पहले तो वो कहते हैं, उम्मीद है कहीं ना कहीं ये दूसरी बात भी लिखी होगी, लेकिन फिलहाल उन्होंने क्या कहा था कि द फिगर्स आर प्रेजेंटेड एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। हाँ, आगे बहुत, इफ एंटिटी प्रेजेंट्स अ सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, जैसे भी आपको दिखाया, तो ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस जो है वो इन दिस स्टेटमेंट यानी कि पीएनएल के अंदर शो करना है, एंड नॉट इन स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। समझ आती है बात? एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। इफ डाइल्यूटेड ईपीएस इज रिपोर्टेड फॉर लास्ट ईयर, it shall be reported for all period presented even if it equals basic EPS per share. If basic and diluted EPS per share are equal, dual presentation can be, यानी कि आप यूँ लिख सकते हैं basic and diluted EPS। यानी अगर आपका दोनों में फ़र्क नहीं है ना, मैं एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको दिखाता हूँ। पता नहीं शायद ये इनकी, हाँ शुक्र है, ये कीनिया की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। बाकी तो कोई रेलेवेंट नहीं आपके लिए, IAS 41 के लिए ये हम पढ़ाते हैं क्योंकि इसके अंदर बायोलॉजिकल एसिड्स इनके थे, ठीक है। ये एग्रीकल्चर इन्होंने लगाया हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज ये इनकी करेंसी है, शिश। बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस एक ही लाइन के अंदर शो की हुई है। क्या मतलब? दोनों सेम है, कोई इनके पास कोई कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं रहे होंगे, तो स्टैंडर्ड ने इजाज़त दी हुई है अगर बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस सेम हो तो डुअल प्रेजेंटेशन कैन बी अकम्प्लिश, इसकी इजाज़त है, ठीक है, सही है। तो ये क्या बात कर रहे हैं जी? ओह, वापस चलें तो ज़रा प्रैक्टिकली देखें ना, बात ज़रा क्लियर हो जाती है, ज़रा इजी लगता है। गलत जगह पे आ गए, गलत मुल्क से आ गए जी। पहले क्या कह रहा था जी, इफ़ डाइल्यूटेड ईपीएस पर शेयर इज रिपोर्टेड फॉर एटलीस्ट वन पीरियड, यानी मिसाल के तौर पे आपने इस दफ़ा अगर ईपीएस शो कर दी है तो फिर जितने साल की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनी हुई है उसकी शो करो फॉर ऑल ईयर्स प्रेजेंटेड, ठीक है। इवन इफ इट इक्वल्स बेसिक ईपीएस पर शेयर, ठीक है। डाइल्यूटेड अगर एक साल शो कर दी है तो जितने साल की पीएनएल बनी हुई है, मतलब हो सकता है ना पिछले साल हमारे पास कोई कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स ना हो, पिछले साल नहीं से इस साल आ गए, ठीक है, इस साल डाइल्यूटेड आई है तो पिछले साल के भी डाइल्यूटेड चाहे नील कर दो,
बता दो कोई नहीं है, बेसिक के बराबर है ये बताओ ज़रूर, प्रेजेंट करना होता है। खैर ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं, ये इंपॉर्टेंट बात ज़्यादा थी, जैसे ये इंपॉर्टेंट बात ज़्यादा थी, एंड पे शो करना है और P&L वाले सफ़े पे शो करना है, ऐसे ये भी। इफ बेसिक EPS पर शेयर एंड डायलूटेड EPS पर शेयर आर इक्वल, तो डुअल प्रेजेंटेशन कैन बी अकम्प्लिश इन वन लाइन इन स्टेटमेंट ऑफ कंपेरिजन, एक ही लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स MCQ जोगे हैं वो एक तो ये था, नेगेटिव भी हो तो बता देना, दूसरा ये था P&L के अंदर, और तीसरा डुअल प्रेजेंटेशन भी हो सकती है। ये तीन बातें ऐसी हैं जो MCQ के अंदर यूज हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स जो हैं बेसिकली ये वो नोट है जो आपको मैंने बनाना सिखा दिया हुआ, ठीक है, सीखा था ना। बेसिक EPS में प्रॉफिट और अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स में जो फ़र्क होता था वो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड का हो सकता था, वो दिखाते थे। और वेटेड एवरेज शेयर्स डायलूटेड EPS के अंदर जाके दोनों में फ़र्क आ सकता था, ठीक है, वो जो हम बनाते थे, देख लेंगे आज दोबारा भी कर लेंगे अगर मूड बना तो क्या बताना है आपने। IAS 33 ऑल्सो रिक्वायर डिस्क्लोजर इन अ नोट, क्या चीज़ बताओ, टोटल अमाउंट यूज्ड एज न्यूमरेटर, अर्निंग्स की फिगर बताओ, टू कैलकुलेट बेसिक EPS एंड डायलूटेड EPS एंड अ रेकन्सिलिएशन ऑफ दीज न्यूमरेटर फिगर्स। यानी वो कहता है कि अगर आपकी बेसिक EPS वाले अर्निंग्स फॉर बेसिक EPS ऐसे लिखा था हमने, ठीक है, अर्निंग्स फॉर बेसिक EPS यानी न्यूमरेटर फॉर बेसिक EPS लेट से 10 है, 100 है, ठीक है, और अर्निंग्स यूज फॉर डायलूटेड EPS वो जनाब लेट से जो है वो 80 आ रहा है। तो फ़र्क क्या है जी, वो जी हमने इसमें से, बल्कि पहले उसकी बात कर लें, प्रॉफिट जो सवाल के अंदर नज़र आ रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो 100 है, और जो अर्निंग्स फॉर बेसिक EPS यूज़ हुई है वो लेट से 80 है। तो हम कहते थे जी इसमें से 20 रुपये का हमने इररिडीमेबल का प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस किया है, इसलिए अर्निंग्स ये कम आ रही हैं। ऐसे ही बेसिक और डायलूटेड अर्निंग्स के अंदर जो फ़र्क है वो रेकनसाइल करो, यानी कि न्यूमरेटर के अंदर जो फ़र्क है वो रेकनसाइल करना है। नोट को एक आधा बना लेंगे इंशाल्लाह, मुझे लग रहा है, दिल कर रहा है आपका। द टोटल अमाउंट्स यूज्ड इन डिनोमिनेटर, यानी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स भी बताने हैं और उनको भी रेकनसाइल करना है अगर दोनों के अंदर कोई फ़र्क है। जैसे बेसिक EPS में जो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स होते थे, डायलूटेड वाले उनसे चेंज हो जाते थे। चेंज क्या होती थी, कन्वर्टेबल को अज्यूम करते थे, कन्वर्ट हो गए तो फिर शेयर्स बढ़ते थे ना डिनोमिनेटर के अंदर, तो वो रेकनसाइल कर लेंगे इंशाल्लाह, कर लेते हैं, ठीक है। ये मैं देखता हूँ शायद मैं यही वाला बनवा दूँ आपको, जैसे ये बना हुआ यहाँ पर, इसमें सब कुछ ही है, ठीक है, या किसी और सवाल के अंदर जहाँ बेसिक डायलूटेड हो तो कर लेंगे। तो जो कर लेंगे दूसरा फिर होमवर्क के अंदर आप कर लेना, ठीक है। अच्छा, पहले ज़रा इनको पूरा कर लेना। PE रेशो कहीं पे लिखी हुई है, प्राइस अर्निंग रेशो कौन से सफ़े पे है जी, अदर एस्पेक्ट्स के अंदर यूज़फुलनेस लाजमी रीड कर लेना, और लिमिटेशंस सेम, असल में ये भी एक रेशो है, अर्निंग पर शेयर इज़ ऑल्सो आ रेशो। तो रेशो के टॉपिक में आपने जो लिमिटेशंस पढ़ी थी वही यहाँ पे भी यूज़ हो सकती हैं, बट एक दफ़ा पढ़ ज़रूर लेना क्योंकि मिलती जुलती हैं तो ज़रा फ़र्क भी सामने आ जाता है, ठीक है। और सही है ना भाई, सही है। अच्छा, अब जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ यहाँ पर वो क्या है, उन्होंने ये कहा कि EPS बड़ी इंपॉर्टेंट, अब ये रेशोज़ के अंदर नहीं लिखा हुआ ना, यूज़फुलनेस पढ़ोगे आप तो बाकी तो सीधी सीधी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात उन्होंने लिखी हुई है कि EPS बहुत ज़रूरी चीज़ है। प्राइस अर्निंग रेशो निकलती ही तब है जब EPS पता हो, और प्राइस अर्निंग रेशो क्या है मैं वो समझाने लगा हूँ। ये उधार था हमारा, छोटा सा रह गया था। होंडा कार्स के नाम से तो आप सभी वाकिफ़ हैं जी, वाकिफ़। मिसाल के तौर पे, मैं मिसाल के तौर पे, डाटा सारा मिसाल वाला है, सिर्फ होंडा ओरिजिनल बात है, चीज़ है, बाकी सब मिसाल है, ओके। मिसाल के तौर पे EPS है 15, ये सिर्फ बातें कर रहे हैं, सवाल करते हैं, एक आध चीज़ें याद आ जाएंगी इंशाल्लाह, ठीक है। ज़रा छोटी मोटी बातें ज़रा कर लेना तसल्ली से, मान जाओ, सुबह पे रख लो, 1-2 घंटे दे दो बस, आराम से कर, नहीं अभी तो चलेंगे, अभी तो जहाँ तक चल सके चलेंगे। अच्छा, EPS 15 है होंडा की, और शेयर प्राइस, तुम्हारा त्रा निकलता है इतनी सी बात से। अच्छा, शेयर प्राइस पर शेयर जो प्राइस है वो लेट से इनकी है 150 रुपये, 150 तो मार्केट से मिलेगा, और EPS इनकी कितनी है 15। अच्छा, एक और भी गाड़ियां बनाने वाली कंपनी है यूनाइटेड,
इनकी भी EPS 15 है, अर्निंग पर शेयर इनकी भी 15 है, ठीक है हो सकती है, लेकिन इनकी मार्केट में शेयर की जो प्राइस है वो लेट से 25 रुपये, जाहिर है होंडा के शेयर की कीमत ज़्यादा है। अब चक्कर क्या है, होंडा के अंदर भी एक शेयर 15 रुपये की अर्निंग दे रहा है और यूनाइटेड का भी एक शेयर, अर्निंग पर शेयर है ना, एक शेयर कितना अर्न कर रहा है, तो अर्निंग तो दोनों की सेम है, तो मार्केट में होंडा के शेयर की प्राइस क्यों ज़्यादा है? उसकी वजह है इन्वेस्टर का ट्रस्ट कि फ्यूचर में ये ग्रो करेंगे। अब वो बेसिकली PE रेशियो निकाल रहा होता है। क्या निकाल रहा होता है जी? प्राइस अर्निंग रेशियो जो है वो कैसे निकलेगी? देखो ना, ये प्राइस वो नहीं, मतलब हम PE रेशियो निकाल कर इस बात को डिसाइड करते हैं कि जो शेयर की प्राइस है ₹150 डिवाइड करो उसको EPS से ₹15, तो क्या आता है जी? 10 नहीं आता, 10 टाइम्स। और यहाँ पर PE रेशियो निकालें तो ₹25 डिवाइडेड बाय ₹15, इस कितना आ रहा है जी? 1.6 टाइम्स। का मतलब ये है कि इन्वेस्टर या मार्केट का होंडा पर जो इंटरेस्ट है, ट्रस्ट का लेवल है, वो इतना है कि वो 10 गुना पे कर रहे हैं जो असल में उसकी औकात है, यानी कि अर्निंग वो 15 कर रहे हैं एक शेयर की, लेकिन इन्वेस्टर जो है, मार्केट जो है, वो उसके अगेंस्ट 10 गुना, यानी उसकी जो वैल्यू है उससे 10 गुना ज़्यादा पे करने को तैयार है। ठीक है, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, फॉर्मूला इसका यही है, इधर देखो। EPS is an important component of determining an entry's PE ratio that is calculated as follow। ये मैंने कैलकुलेट करके दिखाई होंडा और यूनाइटेड की। अब अगली लाइन क्या है, ये पढ़ो। PE ratio is often used by investor in making stock market decisions। A high PE ratio usually indicates that stock exchange expects strong performance from company in the future। आज क्यों 10 गुना महंगा शेयर मैंने खरीद लिया, 10 गुना ज़्यादा पे करने के लिए क्यों तैयार होगा होंडा के शेयर के लिए यूनाइटेड के बदले में? हालांकि अर्निंग तो आज सेम है शॉर्ट रन में। मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये एक अच्छी मजबूत कंपनी है और फ्यूचर में ये ग्रो करेगी। आज तो शायद ये इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, इनकी अर्निंग्स कम है, इनका वॉल्यूम ज़्यादा है, इनका काम ज़्यादा है, फ्यूचर में ये ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो ये मेरा ट्रस्ट है, मार्केट का ट्रस्ट है, स्टॉक एक्सचेंज का ट्रस्ट है, जिसकी बेस के ऊपर लोग कई गुना ज़्यादा इसकी EPS, एक शेयर 15 रुपये कमा रहा है, एक शेयर 15 रुपये कमा रहे हैं, लेकिन मार्केट में उस शेयर की जो वैल्यू है 150 रुपये, मतलब मार्केट वैल्यू, मतलब वो 10 गुना ज़्यादा पे कर रहे हैं जितना वो एक शेयर कमा रहा है उससे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका इसके ऊपर ट्रस्ट है। क्या कहते हैं जी? इट इंडिकेट्स दैट स्टॉक एक्सचेंज एक्सपेक्ट्स, ये एक्सपेक्टेशन की बेस पर होता है। अगर आप देखो ना, हो सकता है फ्यूचर में यूनाइटेड ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन इस वक्त मार्केट की एक्सपेक्टेशन जो है उसकी बेस पर मार्केट के अंदर होंडा के शेयर की प्राइस ज़्यादा है, क्योंकि ये क्या है, ये स्टॉक एक्सचेंज की एक्सपेक्टेशन है। स्टॉक एक्सचेंज एक्सपेक्ट्स स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस फ्रॉम कंपनी इन द फ्यूचर, द हायर द PE रेशियो बेटर इट इज़ फॉर द कंपनी। अब अगली बात, चलो आगे बढ़ो। द रिलायबल EPS मीन्स रिलायबल PE रेशियो। ऊपर बात करता यही आ रहा है ना कि यूजफुलनेस क्या है, तो वो कहता है कि जी ये एक अच्छा, पढ़ोगे ना आप, ये एक अच्छा टूल है जिससे आपको पता चलता है कि कंपनी कितना अर्न कर रही है पर शेयर, ऐसी बातें करते करते आ रहा है। ठीक है जी, तो इसको सही होना चाहिए। मसले वसाइल वो वाले हैं इसके अंदर भी जो रेशोज़ के अंदर से सेम, क्योंकि ये भी रेशो है, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं, ओवर द ईयर डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं, हिस्टोरिकल डाटा की बेस पे हो रहा है, ये है वो है सारा कुछ। लेकिन वो ये कहता है कि बहरहाल आपकी रिलायबल EPS होगी, जितनी ज़्यादा एक्यूरेट EPS होगी उतनी ज़्यादा एक्यूरेट PE होगी, लीडिंग टू बेटर एंड इन्फॉर्म डिसीजंस बाय इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर को बेहतर डिसीजन मेकिंग करने की जो है वो इजाज़त मिलेगी। रेशोज़ के टॉपिक में उसने PE रेशो का जिक्र नहीं किया, EPS की चैप्टर में सिर्फ यूजफुलनेस के अंदर उसने ये PE रेशो की बात की हुई है, प्राइस अर्निंग रेशो। तो मैंने भी इसके लिए थोड़ा सा जिक्र इसके साथ जो है इसके बारे में कर दी। ठीक है, इसका फार्मूला, इसके बारे में हल्की सी बात, ये उधार था हमारा। पहले MCQs करें। भाई ये लिमिटेशंस कोई नहीं है मुश्किल, नॉट ऑल एंटिटीज यूज सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज, बिल्कुल वही जैसे रेशोज में आपको पढ़ाई हुई है इनको, लेकिन पढ़ना लाजमी है। मैं इंशाल्लाह रिवीजन प्लान के अंदर इस लर्निंग आउटकम रखूंगा ये दोनों।
यूजफुलनेस भी और पिक्चर लेनी। आप यूजफुलनेस पे लिमिटेशन पे जरा नज़र डालेंगे ना तो आपको बिल्कुल वही लिमिटेशन नज़र आएंगी, इक्का दुक्का सिर्फ चेंज होगी, ध्यान से पढ़ लेना। देखो जैसे अकाउंटिंग पॉलिसी सेम नहीं होती सारी एंटिटीज़ की, इन्फ्लेशन को अकाउंट में नहीं ले रहे, वो वही है रेशो जो हुई, तो इन्फ्लेशन को ये नहीं जो है वो मद्देनज़र रखते, ठीक है। मैयर करती है एंटिटीज़ प्रॉफिटेबिलिटी, हालांकि ओवरऑल परफॉर्मेंस देखनी चाहिए, ठीक है। हाँ ये एक नई चीज़ है क्योंकि WDPS है, वो कहता है जी ये एक अर्ली वार्निंग है, हालांकि वो आपको जो समझ नहीं आती थी ये लिमिटेशन है असल में। पढ़ो जरा, कहता है WDPS इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अर्ली वार्निंग टू इन्वेस्टर्स दैट द रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट मे फॉल सम टाइम्स इन फ्यूचर, हाउएवर WDPS इज बेस्ड ऑन करंट अर्निंग्स नॉट फोरकास्ट अर्निंग, दिस मीन दैट इट मे नॉट बी रिलायबल प्रेडिक्टर। वो कहता है अर्निंग्स अभी वाली उठाई हैं और शेयर्स कह रहे हैं फ्यूचर में अगर कन्वर्ट हो गए तो ये होगा। भाई फिर अर्निंग भी फ्यूचर वाली लेते, अर्निंग आज वाली पकड़ लेते हैं और शेयर्स कहते हैं जी ये वाले फ्यूचर में अगर कन्वर्ट हो गए तो कितनी बुराई होगी। तो भाई फ्यूचर की अर्निंग्स क्या इतनी होंगी? अब ये वो सवाल जो आपके ज़हनों में भी आता था, ये लिमिटेशन है असल में, लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं ये सब बातों के बावजूद बहरहाल ये एक यूजफुल टूल तो है। लिमिटेशंस के साथ ही रेशियो एनालिसिस भी हो गया और EPS भी हो गया, बहरहाल ये एक अच्छा टूल बहरहाल फिर भी है, ठीक है। मेन प्रॉब्लम क्या है जी? वो कहता है कि ये इन्वेस्टर्स और अदर्स यूज़ करते हैं और रिलाय करते हैं EPS के ऊपर, ठीक है, एज द मेन और ओनली मैयर, जिसकी वजह से मैनेजमेंट को भी पता है कि EPS को लोग देखेंगे और हमारी तरफ बढ़ेंगे, तो वो भी इधर गड़बड़ें करते हैं। ये बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये पढ़ोगे सिर्फ जनरल बातें हैं, ओके, लेकिन पढ़ना लाजमी क्योंकि इनसे MCQs बनते हैं आपके, ठीक है। अच्छा जी, तो MCQs जो बनते हैं ज़रा जाके देखते हैं हम कौन कौन से MCQs हैं जी। एंड वाले तो होंगे ही क्योंकि ये एन एंटिटी रिपोर्टेड आ पॉजिटिव अर्निंग पर शेयर इन प्रीवियस ईयर, बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है, बड़ा मज़ेदार है, पढ़ो और मुझे जवाब दो। अच्छा ये मैंने बताया हुआ है, करवाया तो नहीं हुआ? ओ नो, अच्छा टेस्ट में आया था, ओ नो। अच्छा जी, एन एंटिटी रिपोर्टेड अ पॉजिटिव अर्निंग पर शेयर इन प्रीवियस ईयर, which of the following would result in increase in earning per share of previous year due to restatement? कहते हैं पिछले साल में पॉजिटिव EPS थी, ठीक है, और इस साल में ऐसा कौन सा मसला हो कि पिछला साल रीस्टेट हो। पहले तो ये डिसाइड कर लें कि कौन से ऐसे मसाइल हैं जिस वजह से प्रीवियस ईयर को रीस्टेट करते हैं। या तो प्रॉफिट के अंदर कोई गलती प्रीवियस ईयर की निकल आए वो सही करें, तो प्रायर ईयर एरर करेक्शन, इसको साइड पे कर दे तो IS 8 था। इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ा था? आपका राइट इश्यू हो जाए, आपका शेयर बोनस में इश्यू हो जाए, शेयर स्प्लिट हो जाए, शेयर कंसोलिडेशन, ये 4 चीज़ें थी ना जिनमें बोनस का एलिमेंट था। तो इनमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो EPS को कम करेगी? यही लिखा हुआ है, जो क्या करेगी EPS को रीस्टेटमेंट में अब बढ़ाएगी। अच्छा बढ़ाएगी। अब आपने रेशियोज के अंदर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर वाला चक्कर पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर न्यूमिनेटर बढ़े तो रेशो बढ़ती है, कम हो तो कम। डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर बढ़े तो रेशो और डिनोमिनेटर कम हो तो रेशो। अब ऐसा कौन सा काम है जिस वजह से डिनोमिनेटर कम होगा? अगर कम होगा तो रेशो बढ़ेगी ना, तो बोलो। राइट शेयर से शेयर्स बढ़ते हैं मुफ्त वाले, स्प्लिट से भी शेयर्स बढ़ते हैं, बोनस से भी शेयर्स बढ़ते हैं, कंसोलिडेशन से शेयर्स घटते हैं। तो कंसोलिडेशन से शेयर्स घटेंगे, शेयर्स घटेंगे तो डिनोमिनेटर घटने से रेशो का आंसर बढ़ेगा। तो ऐसा कौन सा काम इस साल में हो जिस वजह से रीस्टेटमेंट करें तो पिछले साल की रेशो बढ़ेगी? तो वो जनाब शेयर कंसोलिडेशन, ठीक है, सही है। और कौन सा है जी? ये सब एक जैसे ही थे, 16 इसलिए किया। ये बड़ा अच्छा MCQ है, ये भी शायद मैंने टेस्ट में दिया हो, ये भी मैंने शायद टेस्ट में दिया था, अच्छा था तो दिया था, ये शायद बताया भी था। चलें बहरहाल अभी तो करना है। जी, शाइस्ता लिमिटेड इज अ कंपनी लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2007 शोड EPS ऑफ 8.4। 2007 की EPS कितनी है? 8.5 रुपये। ऑन 1 जुलाई X8, ये तो अगला साल शुरू हो गया। शाइस्ता लिमिटेड मेड 1-for-3 बोनस इशू, यानी बिफोर अगर 1-for-3 बिफोर न्यू
आफ्टर, 1 फॉर 3, ऐसा ही है। अब वो कहता है व्हाट फिगर ऑफ 20x 7 अर्निंग्स विल बी शोन एज कंपैरेटिव इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो रीस्टेट हो जाएगा, पिछले साल की ईपीएस क्या हो जाएगी, रीस्टेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस साल बोनस शेयर इशू हुए हैं और बोनस के बारे में क्या असूल बनाया हुआ है, अज्यूम करो हमेशा से ही ये थे, ऐसा ही है। अब मुझे बताओ क्या हमारे पास प्रॉफिट है, नंबर ऑफ शेयर्स हैं कि हम इसी फ्रैक्शन को ले जाएंगे? वैसे हम बोनस फ्रैक्शन लगाते कैसे थे, बोनस फ्रैक्शन लगाते कैसे थे, ज़रा याद कराओ। ओरिजिनल कैसे लगाते थे बोनस फ्रैक्शन? हम कहते थे बिफोर बोनस है आफ्टर पे ले जाओ, याद है? बोनस फ्रैक्शन, टाइम फ्रैक्शन नहीं, बोनस फ्रैक्शन। बिफोर बोनस है, हमेशा से जूम करना है, तो क्या कहते हैं, बिफोर बोनस है आफ्टर पे ले जाओ। तो बोनस फ्रैक्शन क्या है, बिफोर पे पड़ा है, आफ्टर पे ले जाओ। अब ये फ्रैक्शन इस साल में तो सीधा सीधा लगता था, लेकिन दूसरे साल के अंदर भी जाकर शेयर्स के ऊपर सीधा सीधा ही लगता था, पर किस पर, शेयर्स पर। ऊपर पड़ी होती थी अर्निंग्स, प्रॉफिट, ठीक है, ऊपर प्रॉफिट पड़ा होता था, डिवाइड करते थे इसको शेयर्स के साथ, तो आपकी ये फिगर लगने के साथ पिछले साल की अर्निंग्स रीस्टेट हो जाती थी। पर आज मसला ये है कि हमें उसने ईपीएस डायरेक्ट दी हुई है, प्रॉफिट और शेयर्स नहीं दिए हुए, तो इसीलिए वो शॉर्टकट करवाया था कि अगर आपको कभी रुपीस के अंदर ईपीएस दे दे और उसको रीस्टेट करना पड़े, तो ये वाला फ्रैक्शन चूंकि रुपीस पे लगना है तो इसको उल्टा कर लगा दो, आंसर वुड बी सेम। जी 6.3, बस ओके 8 भी कर लो, ठीक है जी। तो ये क्या है आपकी, ये याद आया कुछ? मैंने और के साथ करवाया था आपको, रीस्टेट करवाना कंपैरेटिव को मैंने और के साथ सिखाया था, और इसीलिए सिखाया था, मैंने कहा था कभी कभार एमसीक्यूज के अंदर आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाती। अब एक नहीं दो भी हो सकते थे, एक बोनस इश्यू किया, एक स्प्लिट कर दिया, तो आप ये दोनों के साथ ही ये कर लेते, ठीक है। तो क्या आंसर है जी, है बीच में? अच्छा फ़र्क चेक करो बाकियों के साथ इसका कितना है, चले जी। अच्छा वैसे बाई द वे ऐसे 8.5 को अगर 4/3 करें तो क्या आंसर आता है? वो है ही नहीं, चलो ऐसा बनाया हुआ कि गलती ना ही हो आपसे, चलें खैर। मैंने कहा शायद किसी ने उलट किया हो तो देखें उसकी गलती होती है नहीं। नेक्स्ट कौन सा है जी, कौन सा? 14 परीसा कि पतीसा? पतीसा लिमिटेड इशूड न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर कैश at full market price and also made a 1/8 bonus issue. Are the following statements true or false according to IAS 33 EPS? New shares issued as a result of bonus issue should be time apportioned for their date of issue, from their date of issue. क्या सही है? अच्छा आप ये डिबेट कर सकते हैं कि बोनस इशू को भी हम टाइम फ्रैक्शन करते थे, लेकिन बेटा जाते हुए करते थे, वापसी पे फिर उसको उल्टा भी तो देते थे। हमने कहा था अज्यूम करो बोनस शेयर्स हमेशा से हैं, इस साल के भी पहले दिन से हैं और जब से बिजनेस चला आ रहा है तब से हैं, तो इसका मतलब तो फिर बोनस शेयर्स को आप टाइम अपोर्शन नहीं करते, वो तो शेयर्स निकालते हुए चलते हुए आप सीधे कर भी जाते थे, तो वापस भी क्या कहते थे, ये बिफोर बोनस है, आफ्टर करो, बिफोर बोनस है। करेंगे ना एक आधा सवाल तो रिवाइज होगा इंशाल्लाह भी, ठीक है ना। तो ये तो भाई आप ये इनको तो टाइम अपोर्शन नहीं करते थे, आप ये अज्यूम करते थे, यहाँ लिख रहे होते हैं आप छोटी छोटी बातें, आप अज्यूम करते थे ये तो हमेशा से हैं। याद आया कुछ? अच्छा न्यू शेयर्स इशूड आफ्टर कैश एट फुल शुड बी टाइम अपोर्शन, हाँ इनको करते थे। बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, नहीं, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड हाँ ये सही है, 1 इज ट्रू नहीं तो, बोथ आर ट्रू नहीं तो चेक कर लो। कहीं पे मसला है तो रोक के पूछ लेना, मैं तो इस अंडरस्टैंडिंग में चल रहा हूँ कि सिलेबस ख़त्म है ना, तो ऐसी चीज़ें आपको पता है, कहीं पे मसला है तो रोक देना, मैं कोई एग्जांपल से समझा दूंगा। वैसे माना ये एंड पे करना चाहिए था, एक दो सवाल कर लेते तो, लेकिन ज़रा मैं थोड़ा रिलैक्स करना चाह रहा था, मैंने कहा एमसीक्यू पढ़वा दीजिए, ठीक है, कोई नहीं, जो कमी बेशी है सवाल करेंगे तो इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट करें जी, कौन सा है? नॉली पे है। Which of the following statement is true or false according to IAS 33? Earning per share amount should not be presented if they are negative. और यार अभी पढ़ के आए हैं, should be presented. If basic and diluted per share are equal, dual present can be accomplished in one line. हाँ सही है, देखा बीच में से वो पॉइंट्स निकल आए ना, इस तरह के पॉइंट्स बनने, तो इसलिए मैं खपता हूँ ना कि एक बार पढ़ के जाओ। ये बच्चे जो ऐसे टॉप टूप कर जाते हैं, ये सिर्फ पढ़ के जाते हैं पूरा, तो वहाँ पर मार्क जो दूसरे खा जाते हैं वो यहाँ से निकल जाते हैं। एक बार पढ़ा हो जिसने, सिर्फ एक बार ध्यान से पढ़ा हो, तो ये जवाब कभी भी गलत नहीं होगा।
एक बार सिर्फ पढ़ाओ, ऑप्शन सामने आता है, याद आ जाता है, हाँ ये ऐसे है। तो हमने तो हाईलाइट कर लिया और हर बार पढ़, मैं तो आपको रिवीजन प्लान में लिख कर दूंगा, लेकिन पढ़ के जाएं तब ना, पढ़ के जाएं तब ना जी। तो बोथ आर फॉल्स, नहीं यार, स्टेटमेंट वन इज फॉल्स, टू इज ट्रू, यस, वन इज, बस फिर एक ही नहीं होना, ठीक है। और कौन सा एमसीक्यू, ये भी नाली पे यार। विच टू ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी डिस्क्लोज्ड, फोरकास्ट अर्निंग पर शेयर, ईपीएस में फोरकास्ट अर्निंग का नाम मैंने नहीं सुना अभी तक। अब 5 ईयर ट्रेंड, ऐसे नाम लिखेगा कि आपको दूर से पता लग जाए। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स एंड अर्निंग्स फिगर्स, ठीक है, ये अभी पढ़ाकर आ रहा हूँ, ठीक है। बहरहाल आपने तो एक बार पढ़ के जाना है ना ध्यान से। मैंने लर्निंग आउटकम्स के अंदर रीडिंग वाले थोड़े से, सारा चैप्टर नहीं रखता मैं, लेकिन कुछ एक दो लर्निंग आउटकम्स मैं रिवीजन प्लान में रखता हूँ रीडिंग के लिए। वो रीड करने हैं हर रिवीजन के अंदर, चाहे ऐसे गो थ्रू करने हैं, क्विकली करने भी गो थ्रू ही है, रट्टा रुट्टा को नहीं लगाना, लगे हुए हैं आपको वो रट्टे, लेकिन आपने हर रिवीजन के अंदर उनको पढ़ना ज़रूर है। पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना, लेकिन जो लर्निंग आउटकम लिखा होगा रिवीजन प्लान में वो लाजमी पढ़ना है आपको। उसमें से एमसीक्यूज बनते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैंने लिखे होते हैं, ठीक है। हर रिवीजन में पढ़ लोगे, जो पढ़ा हुआ है वो याद रहेगा। आता है आपको सब कुछ, बस उसको कीप करना है, आप रिटेन करना है। और ये महीना नहीं लगाओगे फिर गए। अभी भी मान लो, कल पे रख लो, बहुत बोझ बढ़ जाएगा आप पे, बोझ ज़्यादा पड़ जाएगा आप लोगों को। चलो जी नेक्स्ट, मुझे क्या 4, मैनी एनालिस्ट्स बिलीव, सवेरे सवेरे बुला लूंगा, 6 बजे आ जाना है, नमाज पढ़ के आ जाना है। हाँ चलो ब्रेक करके देखते हैं, हाँ मगरिब तक देख लेते हैं फिर उसके बाद। Many analysts believe that trend of earning per share is more reliable indicator of underlying performance than trend of net profit। क्या सही है? सही है। ये यूजफुलनेस में पढ़ना पड़ेगा आपको, अगर कहो तो जाके पढ़ा देता हूँ। जो मैंने कहा नहीं रीड ओनली कर लेना, सिंपल। असल में ना अर्निंग पर शेयर में आप ये देखते हो कि कितने शेयर्स, यानी कितना कंट्रीब्यूशन किया गया तो फिर कितनी अर्निंग आई, बंदों ने कितना सरमाया लगाया और अर्निंग आई। अब देखो ना, जैसे मिसाल के तौर पे एक यही यूनाइटेड है, अभी ईपीएस उसकी भी 15 आ रही थी और इधर होंडा की भी 15 आ रही थी। ये कैसे अकम्प्लिश हुआ था? जैसे हमने रेशो के अंदर नहीं यूजफुलनेस पढ़ी थी कि साइज डिफरेंस इन साइज जो है वो कैटर कर लेती हैं रेशोज। कि एक बहुत बड़ी कंपनी थी होंडा और एक ज़रा छोटी सी कंपनी है, कौन सी थी? यूनाइटेड। दोनों को कंपेयर करने में हम कैसे काबिल हो सके? ईपीएस ने, रेशो ने इस काबिल किया। अब हो सकता है इनकी अर्निंग जो है वो 15 मिलियन हो और इनके शेयर्स 1 मिलियन हो, इनका ईपीएस आया, ऐसा ही है वेटेड एवरेज शेयर्स, और इनकी अर्निंग जो है वो 15 रुपये हो सिर्फ, चलो 150 हो, और इनके शेयर्स जो हैं वो 10 हो। अब 10 शेयर्स और 10 लाख शेयर्स, इधर 150 रुपया और इधर 15 मिलियन रुपया, ये सेम आंसर सही लिखा हुआ मैंने? और बोलो, तो ईपीएस दोनों की सेम आ रही है, कैसे आप ये कर पाए भाई? डिफरेंट इन साइज को आपकी रेशियो ने कैटर कर लिया, कंपेरेबल हो गए दोनों, हालांकि वैसे क्या मुकाबला था, ठीक है। ये हमने रेशियोज के अंदर पढ़ा था। तो वो क्या कहता है कि अर्निंग पर शेयर जो है ज़्यादा रिलायबल, लोग कहते हैं ज़्यादा रिलायबल है सिर्फ प्रॉफिट से, बिल्कुल सही कहते हैं। इससे पता लगता है शेयर्स कितने इन्वेस्ट करके कितनी अर्निंग की, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अच्छा नीचे स्टेटमेंट गिवन है, चलो यहाँ से ही मिल जाना था आपको आंसर। कहते हैं नेट प्रॉफिट कैन बी मैनिपुलेटेड बाय चॉइस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी बट ईपीएस कैन नॉट। ये तो कोई बात नहीं यार, ये तो गलत बात कर रहा है। कहते हैं जी नेट प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट के अंदर आप पॉलिसीज चेंज करके उसको छेड़ सकते हैं, ईपीएस को नहीं छेड़ सकते। अंकल ईपीएस किससे निकलती है? उसी प्रॉफिट से जो छिड़ चुका है, तो जब प्रॉफिट छिड़ जाएगा तो ईपीएस भी छिड़ जाएगी। ये कोई गलत बात, ये गलत बात। EPS takes into account additional resources made available to earn profit when new shares are issued, whereas net, हाँ ये सही है, बताता है कि जी ये शेयर्स नए इशू किए हैं तो उस वजह से इतना प्रॉफिट में निकली है, नहीं कि पर शेयर अर्निंग निकाल रहे हैं ना, प्रॉफिट तो सिर्फ प्रॉफिट है। वो ये नहीं बता रहा कि कितनी अर्निंग्स जो है वो अर्न की, कितना अर्न किया उन्होंने पर शेयर के हिसाब से, तो ये मुझे सही लग रहा है। डिस्क्लोजर ऑफ दी डायल्यूटेड ईपीएस इज अ फोरकास्ट, नहीं अभी तो कह रहे थे कि ये फोरकास्ट है। डिस्क्लोजर ऑफ डायल्यूटेड ईपीएस इज अ फोरकास्ट ऑफ फ्यूचर ट्रेंड इन प्रॉफिट्स, नहीं, इट इज अर्ली वार्निंग, इट इज
जाके देखो, अभी पढ़ा के आया हूँ। अर्ली वार्निंग है पर फोरकास्ट ऑफ प्रॉफिट नहीं है, यही तो मसला था। ये तो क्रिटिसिज्म किया गया था कि डायल्यूटेड ईपीएस निकाल तो लेते हैं हम, आज कहते हैं जी अगर नंबर ऑफ शेयर जो है वो कल को कन्वर्ट हो जाए। भाई कल को प्रॉफिट तो डिफरेंट होंगे, आपने प्रॉफिट आज वाला पकड़ लिया, शेयर्स कल वाले पकड़ लिए, मुनासिब नहीं है, ठीक है। तो ये भी नहीं है। कंपैरेटिव ईपीएस से रीस्टेट वेयर चेन अकाउंटिंग पॉलिसी अफेक्ट्स प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। हाँ, कंपैरेटिव ईपीएस को रीस्टेट करते हैं अगर प्रॉफिट्स हिल जाएं तो करते हैं बिल्कुल, लेकिन क्या ये इसके लिए होगा? इसलिए हम कह रहे हैं कि प्रॉफिट से बेहतर है ईपीएस। भाई वो प्रॉफिट रीस्टेट होता है जिस वजह से ईपीएस हिलती है। तो मेरे ख्याल में तो एक ही काम की बात निकली है, वो है बी, कि ईपीएस जो है वो एडिशनल रिसोर्सेज यानी नंबर ऑफ शेयर्स जो नए इशू किए वो बताते कि इतने शेयर्स बढ़े तो इतना प्रॉफिट बढ़ा। पता लगता है आपको कि एक शेयर ने कितना कमाया, कॉन्ट्रीब्यूटेड शेयर्स ने कितना अर्न किया। मेरे ख्याल में तो इसके अलावा कोई नहीं। यूजफुलनेस पढ़ोगे तो बेहतरीन समझ आएगी इसकी। को मसला मगरिब तक कर लेते हैं आज। अच्छा, मैं को घोल के तो पिलाने, मैं तो पढ़ाई जा रहा है, मैंने मसला नहीं, लेकिन अगों में दोबारा ना पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं ऐसे पढ़ाता, आई एम सॉरी। अच्छा जी, नेक्स्ट कौन सा है जी? 3 भी है। चलो इसको फिर ट्राई करो ब्रेक में, अब नमाज वाली 2 मैं करा देता हूँ। देखो पढ़ लूँ, मसला तो नहीं है। करेक्टली कैलकुलेटेड, वैसे तो ये भी आसान सही है। वो कहता है इसको देख लो, कोई होमवर्क नहीं है, कैलकुलेशन वाला होमवर्क में देता। हानिया लिमिटेड हैज़ करेक्टली कैलकुलेटेड इट्स बेसिक ईपीएस फॉर द ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम नीड टू बी एडिशनली कंसिडर्ड व्हेन कैलकुलेटिंग द डायल्यूटेड ईपीएस ऑफ हानिया फॉर द ईयर। वो कहता है बेसिक ईपीएस बिल्कुल सही निकाल ली है, कौन कौन सी एडिशनल चीज़ें कंसिडर करें डायल्यूटेड के लिए। 1/5 राइट इशू कंसिडर करें, करना चाहिए कि नहीं? डायल्यूटेड ईपीएस निकालते हुए राइट इशू ने आना है? नहीं, राइट इशू तो इशू हो गए, शेयर्स बढ़ गए। डायल्यूटेड ईपीएस में तो आते हैं जो शेयर्स इशू हो सकते हैं। नेक्स्ट, इशू ड्यूरिंग द ईयर ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर, नहीं ये भी नहीं, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स ये आएगा। इशू ऑफ डायरेक्टर्स शेयर ऑप्शंस, हाँ शेयर ऑप्शंस इक्विटी शेयर इशूड ड्यूरिंग द ईयर एज परचेज। आपने प्लांट खरीदा, शेयर इशू कर दिया, इशूड ये नहीं आएंगे। तो 2 और 3। ज़ाहरा बेसिक ईपीएस विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरिंग द ईयर, अब ये उस जैसा ही है, ठीक है। रीस्टेट, वो कहता है ज़रा चेक कर लो इसको पढ़ के, ज़रा अभी पढ़ लो और बताओ मुझे। कितनी देर की रिकॉर्डिंग हुई है भाई? पॉज करो। अच्छा जी, लेट्स सी। ओ भाई ते गए, अभी तो मैंने ये केक भी खाना है। अच्छा जी, बेटा जी, ऑनलाइन वालों, आप लोगों के लिए अच्छी खबर ये है कि आपके मुझे लगता है आप लोगों के सब्र का इम्तिहान मज़ीद शायद ख़त्म होने जा रहा है। शायद एक पार्ट हम और करें, और मैं थक गया हूँ, बच्चे तो फ्रेश हैं, मैं थक गया हूँ, ठीक है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो पीपीई है ना, पीपीई, इसको ज़रा सेपरेट रखें। ये है भी सेपरेट होने जोगा हैं जी। 22-24 लेक्चर्स में अगर एक चीज़ कवर की थी तो उसको रिवाइज़ करने में भी अगर 2-2.5 घंटे में फ्रेश वाले मिले तो बेहतर है। तो इसको मैं सुबह ले जाऊँगा। 106वां लेक्चर आपका होगा, होपफुली 2 पार्ट्स का, ठीक है। ये लग रहा है अभी, लेकिन यही होगा इंशाल्लाह, क्योंकि मेरे दिल में ये आ रही है। अब मैं थक गया हूँ असल में, बच्चे फ्रेश बैठे हैं लेकिन मैं पढ़ा नहीं पा रहा इनको। अब हंसते किस बात पे हो? मैं यही कहूँगा ना, अभी शक्लें आप लोगों की बनी हुई हैं। मैं यहाँ पे ईपीएस की बात कर रहा हूँ, वैसे देखने से पता नहीं किससे बात कर रहा हूँ मैं, क्या बातें कर रहा हूँ मैं। तो मैं भी ऐसे नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। कोई बात नहीं जी, लास्ट क्लास को हम उसका एक हल करने लगे हैं। ये क्या है जी? सेकंड लास्ट क्लास, ठीक है। लास्ट क्लास इंशाल्लाह हम करेंगे कल सुबह। अभी तक ये डिसाइड कर लिया हमने, लेकिन कोई पता नहीं, असर की ब्रेक के बाद हम इसको डिसाइड करेंगे। अगर हम फ्रेश हो गए, इन्होंने सही से पढ़ना शुरू कर दिया, तो फिर ये स्ट्रेच कर लेंगे, ठीक है। लेकिन मैंने कहा आपको ज़हनी तौर पे तैयार कर दूं। अब अगर अच्छा, इनको तो इकट्ठे लेक्चर जाने, अगर इन्होंने देखा कि हमारा डिसीजन हो गया, आगे 5, 6, 7, 8 पार्ट आ रहे, तो कहने लगता है डिसाइड
नहीं होया है। लेट्स सी, मैं ये कह रहा हूं कि इसको ज़रा थोड़ा सा पॉज करें, इसको ब्रेक के बाद करते हैं। ये क्वेश्चन हैं ज़रा फ्रेश हो जाएं, थोड़ा सा तो फ्रेश होके हैं सवालों के लिए, ठीक है। तो तब तक हम जो है वो अभी बताता हूँ, असर के बाद डिसाइड कर लेते हैं आते साथ ही, ठीक है। चलें, अच्छा जी, रेशोज ओपन कर लेते हैं, बल्कि यूं करते हैं, ये ज़रा 2 पॉइंट्स करते हैं वॉल्यूम 1 के अंदर। आपको पता तो लगे वॉल्यूम 1 में क्या रहता है? नहीं, वॉल्यूम 1 कोई नहीं, आप आई सेट वॉल्यूम 2 में है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, वॉल्यूम 2 कल लेके आओगे वॉल्यूम 1, तुम आज नहीं लाए हो? नो यार, करने क्या फिर? तो इसीलिए तो मैं तुम्हारी क्लास कल करा रहा हूं, देखा। पेज 492 पर डिस्क्लोजर्स के अंदर एक लाइन बची थी आईए सेट में, और तो हमने इसका जूस निकाल दिया था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एक चीज़ मिस कर गया मैं, शायद बताना भी मिस कर गया था, लिखी हुई भी है और बताना भी मिस कर गया। आपके जहनों में एक सवाल उठता होगा कि अगर पॉलिसी आपके जहनों में सवाल उठता होगा, नहीं तो आप इस सवाल को उठाएं। कभी ये पूछें अपने दिमाग से कि तुम जो पॉलिसी चेंज होने पर 2002 में अगर पॉलिसी चेंज हुई है तो 2002 के अंदर खड़े होकर पॉलिसी चेंज का नोट बना रहे हो, तो कंपैरेटिव के लिए नोट ना बनाएं। कंपैरेटिव के लिए ये इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत, जितना डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है वो वहाँ पे पढ़ा दिया था। एंड पे ना एक लाइन लिखी हुई है डिस्क्लोजर्स के अंदर, वो ज़रा पढ़ लें, पेज नंबर, ये देखें, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सब्सिक्वेंट पीरियड नॉट रिपीट दीज डिस्क्लोजर्स का मतलब क्या है कि आपने इस साल 2020 के अंदर आपका पॉलिसी चेंज आया, आपने 2019 को रीस्टेट भी किया, ठीक है, और उसके बाद फिर आपने नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाके, नोट्स भी कौन से साल के, 2020 के जो नोट्स हैं उनमें जाके आपने नोट नंबर लेट से 15 आपने बनाया, पॉलिसी चेंज इन पॉलिसी या प्रायर ईयर एरर, चेंज इन पॉलिसी या प्रायर ईयर एरर, कोई नोट आपने ऐसा बना दिया इस साल में, ठीक है, और सही है। एरर करेक्शन ज़रा छोटा कर लें, एरर करेक्शन, ये बात समझ आती है आपको? 20 में खड़े हैं, कोई पॉलिसी चेंज हुई, नोट बनाएंगे 20 में, बनाएंगे जितने साल का वो कहता है, यानी कि पॉलिसी चेंज है तो 20, 19 इनकम स्टेटमेंट चेंज इक्विटी और बैलेंस शीट 18 की भी। अगर प्रायर ईयर एरर पकड़ा गया है उसकी करेक्शन के लिए 20 में खड़े हैं तो 20 प्रेजेंट ना करो, 19 की इनकम स्टेटमेंट और 19 और 18 की बैलेंस शीट, चेन इक्विटी भी 19 और 18 की आई जाती है। अब 18 में शो नहीं करते, प्रायर ईयर एरर जो है ना, प्रायर ईयर में सिर्फ उसको सही करके दिखाते हैं, इस साल में नहीं। क्वेश्चन ये है कि आपको ये पता है कि जब भी आप 20 कहते हो तो कहते हो साथ कंपैरेटिव बनाओ, तो जब 21 में जाओगे तो उसका कंपैरेटिव कौन सा साल होगा? 20। तो क्या 21 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ये वाला नोट दोबारा लिखने की ज़रूरत है, बनाने की ज़रूरत है? स्टैंडर्ड इसकी गुंजाइश दे रहा है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। यानी जब सब्सीक्वेंट पीरियड में आप जाओगे, 2021 में आप जाओगे, तो वहाँ पर जाकर कोई पॉलिसी चेंज अगर दोबारा नहीं हुई, कोई प्रायर ईयर एरर दोबारा नहीं पकड़ा गया, उस साल का अपना रूल है ना, ये वाला नोट दोबारा उधर बनाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि वैसे तो हम यही कहते थे ना कि आपने 20 में खड़े होकर अगर कुछ किया है तो उसका कंपैरेटिव भी 19 में भी सही करें, उसको भी शो करें। तो 21 में जाके क्या करें, ये नोट दोबारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में छापें? स्टैंड कहता है जी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपने 20 में नोट बनाया, 19 रीस्टेट भी हो गया, अब 20 जो है ये सही है, अब आगे 21 में गए हो, कोई पॉलिसी चेंज नहीं है, कोई प्रायर ईयर एरर नहीं है, तो कोई नोट इस तरह का बनाने की ज़रूरत नहीं आई है सेट वाला। ये लाइनें यहाँ पर पड़ी हुई हैं, आप पढ़ें पेज 492, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सब्सीक्वेंट पीरियड्स नीड नॉट रिपीट दीज डिस्क्लोजर्स। कौन से डिस्क्लोजर्स? ये जो मैंने आपको पॉलिसी चेंज के नोट बनाना सिखाया था, मैंने कहा था रीड ओनली कर लेना, ये वही नोट है जो आपने चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का बनाया था, इसको सिर्फ एक बार पढ़ लेना। तो ये जो नोट आपने बनाना सीखा है अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंज का, ये सब्सीक्वेंट ईयर में, सब्सीक्वेंट पीरियड में इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, गॉट इट? ऐसे ही ये लाइन आपको लिखी मिल रही, मैंने दोनों के लिए बताया है, डिस्क्लोजर्स ऑफ प्रायर पीरियड एरर करेक्शन। आप एरर करेक्शन का नोट बनाते हैं, उसके अंदर आप सिर्फ प्रायर ईयर को प्रेजेंट करते हैं, करंट को नहीं करते, ठीक है ना, ईच प्रायर ईयर प्रेजेंटेड, ठीक है, इसमें करंट नहीं करते। ऊपर लिखा होता है
अगर आपको याद हो पढ़ाया था यहाँ से, फॉर करंट एंड प्रीवियस पीरियड्स, ये करंट और प्रीवियस दोनों को शो करता है पॉलिसी चेंज में। ये आपको मैंने क्रॉस लगा दिया था करवा के, याद है ना। एरर करेक्शन के बारे में कहा था करंट ईयर का नोट नहीं बनाते। बहरहाल जो भी नोट आप बनाते हैं प्रायर ईयर एरर करेक्शन का, वो नोट आपने जिस साल में गलती पकड़ी उस साल में तो बना दिया प्रायर ईयर एरर को सही करके, लेकिन सब्सीक्वेंट ईयर के अंदर उसको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट लाइन लगी मुझे जहन में, फ्यूचर में जिंदगी में प्रैक्टिकली भी आ सकती है काम, और वैसे भी आपका एमसीक्यू भी बन सकता है। ठीक है, तो ये 2 लाइंस थी। ये देखो आइए सेट के अंदर सिर्फ ये 2 लाइंस मैंने करवानी थी। इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ें देखकर ये ना समझना कि इधर भी इस तरह की चीज़ें, यहाँ पे तो बलाएं पड़ी हैं। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट छोटी सी एग्जांपल है, मेजर इनसे छोटी सी एग्जांपल है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिवेल सरप्लस इंक्रीज या डिक्रीज, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, हाँ ये एडिशनल डिस्क्लोजर से आई थिंक मैंने पता नहीं क्या लिख दिया है, चलें नहीं ये कुछ और है, बहरहाल देखते हैं। पेज पे जाऊंगा तो एडिशनल डिस्क्लोजर्स हैं, फिर ये 3 छोटे छोटे सवाल हैं। ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड हो गया, फिली डेप्रिशिएटेड एसेट का सवाल रहता था वो हो गया, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से रिवैल्यूएशन नहीं ना करवाई थी, नहीं करवाई थी, वो भी हो गया। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन पर कम से कम मुझे 2-2.5 घंटे लग जाने। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि कल कर लें। दस्तागील वाला सवाल कराना है, हड़प्पा देखना है, 4 MCQs भी काट ही लेने में कि वो भी कर सकते हैं। ये वो हैं जो पेंडिंग किए थे, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी करना था इस वजह से, तो वो अब पढ़ने। उसके बाद तो कुछ नहीं, इसमें मुझे कुछ नहीं मिला। चंद एक MCQs हैं, एक छोटा सा अल्टरनेट मेथड है, इसमें से एक MCQ मिला है, यहाँ से कुछ नहीं मिला। ठीक है, ये क्रेडिट नोट छोटा सा एक कॉन्सेप्ट इंट्रो का है, मैं पढ़ा दूंगा कि एहतियातन अच्छा होता है। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री थोड़ा सा रिवाइज करना है, ये चीज़ें हैं। तो असर के बाद मिलकर ये छोटे मोटे काम भुगता देते हैं और मगरिब से पहले बस कर देंगे। मेरा ये इरादा है PP कल करें। अभी भी किसी का दिल है कि आज ही करे तो बताएं, मैं वैसे जहन बना लेंदा उस्ताद, है ना। अब एक आधा बच्चा रह गया बस। अच्छा जी, चलें वापस आएँ जी रेशोज़ पे। मैं तो यार देखो सही कह रहा हूँ कि मैं तो मगरों ला छड़ना सी, जैसे आपने लिखा हुआ है, एक ही चंद चढ़ा देता है, लेकिन वो फ़ायदा कोई नहीं ना। आप सारा सेशन आप मेहनत करें, आपके साथ मैं भी मेहनत करूँ, और एंड पे हम ऐसे ही कोई 2-3 घंटे के लिए, मैं तो नहीं कर, मुझसे नहीं ख़त्म हो पा रहा, मैं थक गया हूँ बस। ठीक है, अब तो आप मान लें इस बात, आप नहीं थके, आप फ्रेश है, मैं थक गया हूँ। इसलिए विंडो ड्रेसिंग पे आएँ। विंडो ड्रेसिंग किसे कहते हैं जी? विंडो ड्रेसिंग किसे कहते हैं? विंडो ड्रेसिंग किसे कहते हैं? विंडो ड्रेसिंग इसे कहते हैं कि ईयर एंड के ऊपर, मिसाल के तौर पे ईयर एंड पर इस, ये भाई जो है ना, ये बड़ा दोस्तों से उधार लेते हैं। मैं मिसाल के तौर पे समझाता हूँ, ये बड़ा ना दोस्तों से उधार लेते रहते हैं। इनकी अम्मा को पता लग गया कि बड़ा इसने कर्जा लिया होता है, तो उन्होंने ना इसके ज़रा टाइट किए कान निशान, और उन्होंने कहा कि अब खबरदार तुमने उधार लिया तो, और साथ ही जहाँ से इसका दोस्त है इसके ज़िम्मे लगा दिया, तुमने मुझे बेटा हर महीने के आखिर पे ना ये बताना है कि इसका कितना क्लोजिंग बैलेंस है। नहीं, बल्कि पहले उन्होंने ये कहा कि हर ईयर एंड पे तुमने बताना है कि इसका ईयर एंड पर कितना क्लोजिंग लोगों को देने वाला पैसा है। अब ये भी बड़ा फनकार आदमी है बकर जो है, इसने क्या किया, इसने सारा साल मांड के उधार लिया, ठीक है। ईयर एंड पर इसने इधर पकड़ उधर पकड़, कहा यार थोड़े दिन के लिए यार ये वापस रखो, ठीक है। और जहांजेब जब चेक करने आया तो इसके पास रिसीवेबल कोई नहीं था, इसके ऊपर सॉरी इसका पेएबल कोई नहीं था, या रिसीवेबल की बात करें तो इसने रिसीव सारे आर्जी तौर पे कर लिए थे ईयर एंड के करीब, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है, विंडो ड्रेसिंग कर रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर अपने डेटर क्रेडिटर को जो है वो आर्जी तौर पे, अच्छा इससे भी ज़्यादा आसान समझाता हूँ। आप आज बिजनेस ईयर एंड पे खड़े हैं, आप बिजनेस हैं, और आपको सेल आज अगर करें, आज करें तो डिस्काउंट देकर 100 रुपये की एक चीज़ बेचनी पड़ती है, डिस्काउंट पे बेचनी पड़ती है, फ़ौरन बेचें तो। यही आप अगले महीने के अंदर बेचें तो यही चीज़ 120 की बिकती नज़र आ रही है, आराम सुकून से बेचें तो। अब आप अपने प्रॉफिट्स को ज़्यादा शो करने के लिए बिज़नेस को जो है वो नुकसान पहुंचाने के पहुंचा जाएंगे। कैसे? आप अगले साल की सेल को खींच के ला रहे हैं इधर, इसको कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। कुछ समझ आया कि थोड़ा सा आपने जो है वो ख़राब किया अपने प्रॉफिट्स को जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए फ़ायदा उठाने के लिए, ठीक है। तो रेशोज़ के अंदर आके ज़रा देखें, विंडो ड्रेसिंग लिखा होगा एंड पे, ये तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं बेटा। अब इनमें से MCQ बन जाए तो कितना दुख लगेगा।
एक दिन 3 घंटे कह रहे थे उस्ताद, तो आ जाते तो अच्छा होता जी। पेज 794, वन शुड ऑल्सो बी केयरफुल of unethical practices like window dressing while interpreting the financial statements। कहता है फाइनेंशियल इंटरप्रेट करते हुए जरा मोहतात रहना, ये भी एक काम लोग करते हैं। आपको तो रेशम वो ये बता रहा है ना, लेकिन आप विंडो ड्रेसिंग पढ़ तो लें, होती क्या है, ठीक है, करनी नहीं है, ये पढ़नी है। अच्छा, ये हम सीख रहे हैं जी, ये काम करेंगे हम, नहीं ये रोकना है आपने काम। अच्छा जी, विंडो ड्रेसिंग इज द एडाप्टेशन ऑफ रूल्स एंड प्रैक्टिसेस, ऐसे रूल्स और प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना to present financial statements in a way that business situation appears better than it actually is। कि आप ऐसे फनकारी लगाएं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसी असल में बिजनेस की हालत है वो नज़र ना आए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उससे हट के फेवरेबल नज़र आ रही हो, ऐसी हालत हो ना जो नज़र आ रही हो। दिस मैनिपुलेट्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड मिसलीड्स द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सम ऑफ द वेज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स may be manipulated include delay in paying suppliers so that period end cash balance appears higher। आपने अपने क्रेडिटर्स को पे नहीं किया ताकि कैश नज़र आए बेहतर। दूसरी तरफ हम कह रहे थे कि इसको वालदा ने क्या कहा है, तुम पे लाइबिलिटी ना हो। ये भी हर बंदे की अपनी मर्जी, अपने मकसद के हिसाब से कुछ भी ऐसा कर लेना, ठीक है ना। तो क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी थी, ड्यू हुई थी, लेकिन कहा यार ईयर एंड के बाद करते हैं, क्यों, ज़रा बैलेंस शीट में कैश अच्छा नज़र आ जाएगा, करंट रेशो बेहतर होगी, बैंक से लोन लेने जाएंगे भाग के दे देगा। ये सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं आप, विंडो ड्रेसिंग। डिले कर दी ना, पेमेंट ड्यू थी, करते पेमेंट तो कैश कम हो जाता, लेकिन आपने कैश बैलेंस ज़्यादा दिखाने के लिए, अपनी लिक्विडिटी ज़्यादा दिखाने के लिए ये काम कर लिए। गलत है लेकिन है। अच्छा, और क्या कर सकते हैं आप, यूजिंग लोअर एस्टीमेट फॉर अलाउंस ऑफ डाउटफुल डेट। पता है आपको 10% लोग जो पैसे नहीं देंगे, आप क्या कर रहे हैं, ऐसे ही बस 5% यूज़ कर लिए। इससे क्या होगा, बैड एक्सपेंस कम आएगा, बैड एक्सपेंस कम आएगा तो प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। कैपिटलाइज कर लेना स्मॉलर एक्सपेंडिचर दैट वुड नॉर्मली बी चार्ज टू एक्सपेंस टू इंक्रीज रिपोर्टेड प्रॉफिट्स। ये जो कंज्यूमेबल्स होते हैं, छोटे छोटे खर्चे, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, स्टेशनरी हो गया, स्टेपलर हो गया, मार्कर हो गया, पेन पेंसिल हो गए, कॉलेज वाले इसको एसेट बनाना शुरू कर दें। क्यों, अगर इसकी एंट्री करें तो एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट होगा, एक्सपेंस डेबिट होगा तो प्रॉफिट कम नज़र आएगा, ठीक है। तो अब एक मार्कर को कैपिटलाइज करके क्या 10 साल पर डेप्रिशिएट करना मुनासिब है? ये तो छोटे आइटम्स होते हैं, ये तो जाने ही पीएनएल के अंदर चाहिए। तो क्या आपको चाहिए कि इनको आप जो है वो कैपिटलाइज करके डेप्रिशिएट करें? तो ये भी एक तरीका है कि छोटे छोटे स्मॉल एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज कर देना, जो कि नॉर्मली एक्सपेंस आउट होते हैं। इससे होगा क्या, इससे आपके रिपोर्टेड प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। ऑफर करना कस्टमर्स को अर्ली शिपमेंट डिस्काउंट, जल्दी चीज़ें मंगवा लो, आपको 100 वाला जो आइटम है वो 90 में दे देंगे। देयर बाय एक्सेलरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम फ्यूचर पीरियड इनटू, अगले पीरियड का रेवेन्यू खींच के इधर ले आए हो। गलत किया आपने, आज आपने उनको डिस्काउंट देकर कल वाला रेवेन्यू आज पे क्यों खींचा है, ताकि आज के प्रॉफिट्स बेहतर आए, लेकिन लॉन्ग रन में तो बिजनेस को आपने नुकसान पहुंचाया। और असल में कहानी ऐसी नहीं थी जो दिखाई है, इसी को विंडो ड्रेसिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो ईयर एंड में खड़े होकर आपने ये फनकारियाँ, कोई भी इस किस्म की फनकारी लगाना जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिससे किधर गया, जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट हो इन उस वे, इन अ वे जो कि असल में है नहीं, बेटर नजर आए, असल सिचुएशन से बेटर नजर आए, ऐसे आपने चेंज किया। तो ऐसे कोई भी काम ऐसा नजर आया आपको, एमसीक्यू बन जाते हैं ना, कोई भी काम ऐसा नजर आ रहा हो आपको जिससे आपको ये लगे कि ये एक ऐसा स्टेप ईयर एंड के ऊपर लिया गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो नजर आ रही हैं, प्रेजेंट की जा रही हैं इन अ वे दैट बिजनेस सिचुएशन अपीयर्स बेटर देन एक्चुअली इट इज, जो असल हालत है उससे बेहतर नजर आए, ये ऐसा स्टेप है, उसको विंडो ड्रेसिंग कहना है, ठीक है। समझ आती बात, एक रह नहीं गया। हाँ, लोअर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय यूजिंग हायर यूजफुल लाइफ और रेजुअल वैल्यूज एक्सेट्रा। कहता है जी आपने 10 नजर आ रहा है, 10 साल एसिड में चलना है, 20 साल लाइफ ले ली, क्यों, डेप्शन कम आएगी तो प्रॉफिट ज़्यादा आएंगे। अब ये फनकारियाँ नहीं, कोई भी ऐसा काम आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऐसे प्रेजेंट कर दे कि जो दरअसल बिजनेस सिचुएशन है उसमें उसकी बजाय उससे बेटर नज़र आए, तो हर वो स्टेप आपका क्या कहलाता है, विंडो ड्रेसिंग, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इससे एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। और जी एमसीक्यूज़ आ गए, अब बस ये एमसीक्यूज़ करते हैं, फिर नमाज की ब्रेक आ जाएगी, ठीक है। थोड़े से एमसीक्यूज़ हैं इसके, सबसे कम इसी के ही थे,
असल में बड़ा मैंने मुकाबला कराया, सबसे कम इसी के निकले। खुद बैठा हुआ है, ये छेवां पार्ट चल रहा है ना हमारा। हाँ तो यार ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है बस यार मान लो पार्ट 6 चल रहा है और हर पार्ट तकरीबन 1 घंटा सवा घंटा का था, तो काफ़ी होता है, इतना ही पढ़ा जाता है दिन में। देखो मैं तो अपने बुलेट्स भर लिए थे मैगज़ीन में, बट फायर किस पे करूं? आप तो पहले ही शहीद हुए पड़े हैं। हाँ लेकिन ये है कि असर के बाद थोड़ा फ्रेश होके 1 घंटा सवा घंटा हिम्मत मारनी है, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे ना तो फिर कल का बोझ बढ़ जाएगा। कल सिर्फ आपने पीपीई छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है? ओके, ताकि कोई घर पे पढ़े भी तो सिर्फ पीपीई पढ़ना हो उसने। ओके, एमसीक्यूज में आ जाएं जी, तरतीब से ये तो लिखे हुए हैं माशाल्लाह। शुरू मैंने एंड से ही किया था, लेकिन फिर इस तरफ लिखता गया, तब तक असल में उलट आ रहा हूँ ना, तो प्रैक्टिस होती गई इनको बना, इस हैंड आउट को बनाने की प्रैक्टिस होती चली गई मेरी, आहिस्ता आहिस्ता लर्निंग कर्व कहते हैं इसे। किसकी सीटियां निकल गई? यार ये तो सारे किए हुए हैं, ठहर जाओ, कौन कौन से लिखे हैं मैंने ज़रा बताओ। हैं पहला 16 ही है ना? 6 है? नहीं बेटा, जो लिखे हुए हैं उनमें से बताओ, ये तो किया हुआ है। 1 मिनट, तो फिर मैंने 6 लिखा, शायद लिखा होगा, फिर ये शायद 16 गलती से ये लिखा गया होगा, ये हुआ है, ठीक है, डन है जी। 16 में ये सारे देखे थे ना, ये डिस्कस हुए थे। अब होमवर्क वाले थे, कोई मसला होगा तो आपने पूछ लिया होना चाहिए था आपको, लेकिन पूछा नहीं आपने। 16 में आए, ये एक काम है। देखें रेशियोज में ना सबसे इंपॉर्टेंट जो बेस बनी थी ना आपकी रेशियोज के एमसीक्यूज में, वो इन पहले 2 एमसीक्यूज में बन गई थी। ये एक मैंने होमवर्क दिया था और एक मैंने डिस्कस किया था, इससे अगला भी ऐसा ही है। लेकिन ये जो सबसे अहम बात थी ना, ये थी नेट करंट लायबिलिटीज़ या नेट करंट एसेट्स देकर वो अगली बात कर देता है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का रूल आपने पढ़ रखा था, इसलिए ज़्यादा मसला इन रेशियोज में आपको होता नहीं है। जो ऐसी बातें आप पूछते हैं वो तो सारी आप कर लेंगे। वो एपी वैक वाला सवाल और वो जो दूसरा सवाल नहीं था इंक्रीज डिक्रीज वाला, वो जो आप मुझे रोज़ कहते थे उसका एक पार्ट रहता है, करते करते फिर हम आखिरकार मैंने कर ही लिया था एपी वैक। वो सवाल करने के बाद काफ़ी सारी रेशोज़ तो वैसे ही हो जाती हैं, लेकिन रेशोज़ के अंदर एमसीक्यूज़ 1-2 और तरह के भी आते हैं, जिनमें एक तरह की का एमसीक्यू ये भी है। मुझे बताओ, सवाल है मेरा, डेटर डेज का फॉर्मूला क्या है? डेटर डेज का फॉर्मूला, अब देखो फॉर्मूला नहीं याद आ रहा आपको डेटर डेज का, आप कहते हैं हमने शाम को 9 बजे तक पढ़ना है। डेटर डेज का फॉर्मूला क्या है? एवरेज डेटर ओवर क्रेडिट सेल इंटू 365, आंसर आ जाएगा डेज में। अब अगर सवाल में जो आपने सीखा हुआ आज तक डेटर डेज निकालना, वो सवाल में दे दे और उधर से सेल मिसिंग कर दे, तो क्या निकल सकती हैं? तो ये भी एक काम आपको रेशियो के एमसीक्यूज में करना पड़ सकता है, ठीक है? तो आए ज़रा, वो भी आ जाएगा बेटा, इन्हीं में से ही है, ना हुआ इनमें से तो फिर करवा दूंगा, ठीक है? अब तो वैसे भी कल का दिन में जी जहन बना ही लेते हैं। देखो ना, जैसे मीडिया नहीं हमारा जहन बना लेता किसी चीज़ के ऊपर, वो ना भी हो तो ऐसे ही आपका जहन नहीं भी था तो मैं बना लूँगा इंशाल्लाह, स्ट्राइक करता रहूँगा। जो आपको बेहतर, आपके लिए बेहतर होगा मैं वही करूँगा इंशाल्लाह। मैं आपके भले का ही सोचूंगा इंशाल्लाह। ये एक और चोट लगी अब दिल पे, हाँ थोड़ा सा महसूस हुआ, हाँ यार सही कह रहा होगा यार, मान लेते हैं। तारा लिमिटेड प्रोड्यूस अ सिंगल प्रोडक्ट विद अ मार्जिन ऑन सेल ऑफ 25%। मार्जिन ऑन सेल यानी कि C+P इज इक्वल टू S अगर करें तो मार्जिन ऑन सेल है, ये है मतलब। अच्छा, ये इनकी रेशियो है जी। कहता है टोटल सेल इतनी है फॉर द ईयर, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड डेटर डेज ये गिवन है, एवरेज रिसीवेबल उसने करके दे दिया, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग ओवर 2 करने की जरूरत नहीं है। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री वाज कांस्टेंट, ओपनिंग क्लोजिंग सेम है। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स निकालो जी, जल्दी करो, है ना? थक गए हो ना, मुझे पता है, कोई नहीं, अभी सिर्फ 15 मिनट और पढ़ना है आपने, फिर ब्रेक, फिर 1 घंटा
15 मिनट और पढ़ना है, फिर छुट्टी। मैंने एप्लीकेशन भी रिवाइज करनी है, जल्दी करो। कोई बहाना मारूंगा अब, और नहीं यार मैंने कहा यार इतनी लेट फ़ायदा क्या, आज थोड़ा सा जल्दी आ जाता हूँ, थोड़ा सा टाइम आप लोगों को दे लेता हूँ आज, कल फिर सवेरे सवेरे मैं करा लूँगा। ऐसे कोई कहानी उधर भी डालनी पड़ेगी। आपको क्या पता क्या मसाइल हैं उस्ताद बेचारे, इधर तानू राज़ी करना, उधर कारल ने राज़ी करना है। बस इसी कश मकश में मकश हो गया है। लो जी बच्चियों, ओ बच्चियों, आपको रिसीवेबल्स गिवन है। अच्छा आप क्या करें ऐसा कि कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल आए। कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के लिए सेल्स मिल जाए ना, वो सेल्स तो पड़ी हैं, लेकिन मसला क्या है, जालमों टोटल सेल है और वो कह रहा है सिर्फ क्रेडिट सेल्स की कॉस्ट चाहिए। मारे गए। अब चलो खैर, अल्लाह का नाम लेकर कुछ तो शुरू करो, कहीं से तो शुरू करो, कितों से शुरू हो। वो डेटर डेज का फॉर्मूला लिखते हैं, अल्लाह को मदद करेगा। हैं क्या ख्याल है, ऐसे चलना पड़ेगा इसमें जी। हाँ जी, एवरेज डेटर्स, हाँ फॉर्म पता लगने लग गया। एवरेज डेटर्स तो बिस्मिल्लाह कर देनी है, जो गिवन है फॉर्मूला लिखो उसको। ये वाले सवालों में क्या कमाल होगा, फॉर्मूला आता हो और उसमें जो फिगर्स मिले। वैसे सीए में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं सीए में, तो वो वेरिएंसेस का आंसर दे दे तो उलट चलना, बिल्कुल ऐसे ही रेशो का आंसर दे दे उलट चलना। जो नहीं पढ़ रहे वो पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। तो डेटर डेज, एवरेज डेटर ओवर क्रेडिट सेल्स इनटू 365 करना ना भूलना, क्योंकि यहाँ पे क्या गिवन है, डेज 64 डेज है। एवरेज डेटर्स 4 लाख है या 32,000 डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स नहीं पता, यही तो ढूंढने निकले हैं। हाँ सॉल्व करो, इन इधर ले जाओ, इधर ले आओ, इधर कर दो, उधर कर दो, आंसर दस दो। 182 आ लो जी, आंसर आ गया। ये आंसर नहीं है, अभी क्रेडिट सेल्स आई हैं, लेकिन क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल निकलना अब कोई मसला नहीं रहा, क्योंकि मार्जिन गिवन है। तो क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्रेडिट सेल्स की कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी है, तो क्रेडिट सेल्स को पकड़ो 182,500 डिवाइडेड बाय ये है 100 और हमें चाहिए 75। आंसर बताओ, 1 कितना, 87। लो जी आपका आंसर आ गया। तो ये काम हमने सीखा है। अब देखो ना, अब आप कह रहे थे क्लासें खत्म हो गई हैं, सिलेबस खत्म हो गया, ये रेशो तो आपका बड़ा अच्छा था। अब ऐसा एमसीक्यू आ जाए तो, एक दो एमसीक्यू और भी हैं बड़े चवल से, जिसका जिक्र भी आप कर रहे हैं, टेस्ट में आया था, फलां जगह पे आया था, ऐसे हैं, कोई बात नहीं, खैर एक आधा रह भी जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश तो करेंगे सारे दाव पेच आते आपको हों, उत्थे लगे ना लगे, लेकिन दाव पेच आते तो हों। ये समझ आई इस बात की। तो ये इस तरह का एमसीक्यू, इस तरह का कोई सवाल हमने नहीं किया था। अब अगली बात मजे की सुनो, इस तरह का डाटा देकर सारा प्रॉफिट एंड लॉस भी आपसे बनवा सकता है, अगर कभी सरप्राइज दे। अगर मैं पर्चा बनाऊं आईकेएफ के एग्जामिनर हूं, तो एक सवाल में ऐसा भी रखूं, उस तरह का एक सवाल क्वेश्चन बैंक या प्रैक्टिस क्वेश्चन में मौजूद है, मैं रिवीजन प्लान में रखूंगा, वो कर लेना। उसमें ऐसे ही आपको डाटा गिवन होगा, जैसे सेल निकली है, सेल पीएनएल में चली जाएगी, ऐसे ही कॉस्ट ऑफ सेल निकाल के पीएनएल में, ऐसे ही कोई और खर्चे खुर्चे देगा, कोई डाटा देगा, तो पीएनएल परसेंटेजेस के अंदर पीएनएल बनवा सकता है। इस तरह का डाटा एक आधा सवाल है सी मेरे जहन में, रिवीजन प्लान में मैं रखूंगा, कर लेना। रिवीजन प्लान का कोई सवाल नहीं छोड़ना आपने, हिम्मत करनी है। ओके अच्छा, और कौन सा जी एमसीक्यू अगला, 18 में क्या मुसीबत है भाई, सारे उसी तरह के मिलेंगे आपको, ज़रा चेक करो। अब जल्दी करो भाई, आप देखो अब 10 मिनट रह गए, 10 मिनट में सारे एमसीक्यूज करने, लेकिन अब आप लोग रवा हो जाओ। मुझे तो लगता है आप ऐसे तेज़ हो जाएंगे कि आप असर के बाद कहेंगे अभी असर से मगरिब तक भी पढ़ेंगे और बाद में भी पढ़ेंगे आप। तो अगर आप फ्रेश हुए अगली ब्रेक में तो मुझे कोई मसला नहीं, मैं पढ़ाता जाऊँगा, मैं बता रहा हूँ। बट आपको इधर यस होना चाहिए, सुस्ती नहीं चाहिए मुझे जी। अच्छा, चाह पिला के भी सवेर ते जाना है काम, मैनू लग रहा है। अगर मुझे लगा कि चाय पिला के आज काम होता है तो फिर पिला दूंगा। अच्छा सुनो, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ बिजनेस वाज इतने, क्लोजिंग वाज इतने, इन्वेंट्री टर्नओवर फॉर द ईयर वाज 10 टाइम।
अच्छा, मुझे टर्नओवर वाली रेशो तो याद ही नहीं होती थी, मुझे तो सिर्फ पहली एक रेशो याद थी डेटर डेज वाली, और उसी से मैंने बाकी याद की हुई थी। इन्वेंट्री डेज की क्या होगी? एवरेज इन्वेंट्री ओवर कॉस्ट ऑफ सेल इनटू 365। वो तो सही कह रहे हैं, डेज की यही थी। अब इसको उल्टा दो और 365 से मल्टीप्लाई ना करो, तो कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री टाइम्स आ गया। तो जो गिवन है वो लिखो। तो टर्नओवर, डेटर्स टर्नओवर रेशो आ रही है जी, होती है, फॉर्मूला लिखो, कॉस्ट ऑफ सेल्स ओवर एवरेज इन्वेंट्री। अब इस सवाल में उसने एवरेज नहीं दिया, उसने कहा खुद ही कर लो एवरेज, ਤੁਹਾਡੇ हाथ टुटे ने। तो क्लोजिंग ओपनिंग किधर गया? दिस प्लस दिस, तो 108 प्लस 144 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 126 आ गया आपकी एवरेज इन्वेंट्री। ऐसा ही है। अच्छा, अब डेटर टर्नओवर 10 टाइम्स है, कॉस्ट ऑफ सेल पता नहीं है, एवरेज इन्वेंट्री 126 है। मांगा क्या था उसने? सेल्स। अब देखो भाई, मार्कअप मार्जिन ही चल रहा है, शुक्र है ये भी पढ़ा हुआ था। तो इसको सॉल्व करो, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आता है? 1260। 1260 कॉस्ट ऑफ सेल्स है। अगर इससे सेल्स पे जाना है तो 1260 गिवन अमाउंट है, 30% मार्जिन है, तो मार्जिन मतलब सेल 100 है, तो ये फिर कितनी है? 70। इसको कर दो 100, आंसर ठीक है। ज़रा आंसर देख लो, यही है आंसर, देख लो यही। तो समझ आया, ये भी एक तरह के सवाल हैं। आपको रेशो का आंसर दे देगा और कोई एक फिगर उस फॉर्मूला में मिसिंग निकलवा लेगा। ये रह गया था मुझसे, ठीक है। असल में रेशो के चूँकि MCQs डिस्कस हुए नहीं, अगर हो जाते वो क्लास से अगले टॉपिक में चले गए ना, तो मैंने कहा करते हैं, वो करते हैं, लंबा ही होता गया। आपकी क्लास वैसे ही 1.5 पौने 2 घंटे से 2 घंटे पे होती थी, तो बंदा फिर एक्स्ट्रा बुलाते हुए शर्म ही आती थी। सारा सेशन ही ऐसा रहा है आपका, तो इसलिए फिर ये रह गया था। तो कोई बात नहीं, रहा हुआ तो अभी भी नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह जी। अगला कौन सा है? नाल ही 19 भी। अच्छा, क्या है जी 19 को? क्या है देखें, देखेंगे जी, करें 19 करें, शाबाश। है भी असर, वरना मैं इस्तिखारा करता 2 नफल पढ़ के, बाद में नफल नहीं पढ़ सकते ना, और सारा करके फिर मैं नफल पढ़ के अल्लाह से मांग के आता कि दिल में अल्लाह ये डाल मेरे जो सही फ़ैसला हो, फिर शायद 9 बजे तक आज हम पढ़ लेते। बहरहाल अब सोचें, आप भी दुआ तो कर सकते हैं ना, नफल नहीं पढ़, सिर्फ इस्तिखारा की दुआ कर लें, मुख्तसर दुआ होती है, अल्लाह मग़फ़िरली वक़्तरली, ये पढ़ के तो अल्लाह से मांगें कि अल्लाह दिल में डाल दे, हम उस्ताद को वही मशवरा दे दें। हो सकता है आपके दिल में आज ही पढ़ लें वो सही मशवरा और फिर पढ़ लेंगे। अच्छा जी, हर 2 मिनट बाद यही गल छेड़ लेंदा है, इन्हें नहीं पढ़ाना लगता। अच्छा, अदील लिमिटेड हैज़ ट्रेड पेबल्स। असल में सुबह का टाइम ही बड़ा बरकत वाला होता है, तो वो 2 घंटे मिल जाए ना, तो उसमें 4 घंटे अब वाला काम हो जाना है और समझ भी आनी बेहतरीन। क्या लेक्चर ले लें कल वाले? मैंने कहा था कि कल वाले लेक्चर ना लें, बारिश हुई थी ना, लेक्चर तो अवेलेबल हो गए थे। अच्छा, अदील लिमिटेड हैज़ ट्रेड पेबल्स, उनके पास हैं ट्रेड पेबल्स, यानी क्रेडिटर्स। उन्होंने बताया ब्रैकेट में कि क्रेडिटर्स को कहते हैं, ऑफ 12,000 एंड बैंक ओडी ऑफ 3,000 और करंट रेशो इज़ इतने एंड क्विक रेशो इज़ इतने, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। इसी तरह का एक सवाल टेस्ट में था शायद, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो भी आ जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन फिलहाल एनु ते भुगतो। हाँ जी, चलो जी, 1 मिनट है आपके पास, 5 मिनट रह गए। MCQs कितने रहते हैं? MCQs तो काफ़ी हैं इसके, है ना? कोई नहीं, आगे दूसरे वाले शुरू हो जाने हैं, वो इजी वाले हैं, जल्दी करो। कैलकुलेशन वाले बस यही हैं, ये मुश्किल वक्त गुजारो जल्दी से, आसान वक्त आ रहा है आगे। हर मुश्किल के बाद आसानी है। आज की मुश्किल, 1 महीने की मुश्किल, पर्चे में आसानी, रिजल्ट वाले दिन खुशियाँ, FAR 2 में आसानी, यहाँ की हुई मेहनत, फिर CA कैफ कर गए, उसके बाद फाइनल में आसानी। ओए CA कर गए, फिर कोई नहीं छुट्टी आसानी, छुट्टी तो फिर भी कोई नहीं। चलो जी, जल्दी देख लो, जो बता रहा हो रहा वो पहले लिख लिया करो।
पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही, आप मेरी इधर ना देखें, मैं तो कुछ ऐसे ही लिख रहा हूँ। खुद कर रहे हैं कुछ, सोचे तो सही, कम से कम दिमाग बंद हो गया ना फिर, अब मैं क्या कर सकता हूँ। उसने मांगा है इन्वेंट्री, इधर ले जाओ इसको, इसको इधर ले आओ ज़रा। तो क्विक एसिड्स बराबर होंगे, सॉरी हाँ, क्विक एसिड बराबर होंगे करंट एसिड्स, नहीं इन्वेंट्री चाहिए, इन्वेंट्री बराबर होगी करंट एसिड्स माइनस क्विक एसिड्स। चलो जी, कुछ शक्ल बनना शुरू हुई है। अदील लिमिटेड के ट्रेड पेबल्स कितने हैं जी? 12,000, और बैंक ओडी ये टोटल कितना बन गए? 15,000। अच्छा, करंट लायबिलिटीज आ गई। करंट रेशियो है 2.5:1, यानी करंट लायबिलिटीज अगर 1 है तो करंट एसेट्स 2.5 हैं। बड़ा मुश्किल एमसीक्यू है। इस तरह का एक और है जिसका जिक्र आप कर रहे थे, ऐसे ही पकड़ना पड़ता है उनको जाके। नहीं समझ आई? ये बात नहीं समझ आई? उसने बोला है करंट रेशियो 2.5:1 है। करंट रेशियो का फॉर्मूला था, जागना जरा बस 2 मिनट और जागना है। करंट एसेट्स नहीं, फॉर्मूला तो ये है, मतलब क्या होता था? टू पे ₹1 करंट एसेट, कंपनी हैज टू पे ₹1 करंट लायबिलिटी, कंपनी हैज ₹2.5 ऑफ करंट एसेट्स अवेलेबल। ऐसा ही है? अच्छा, अब कुछ ना कुछ बात जो है वो बने लगना शुरू हुई है। अगर आपके करंट एसेट्स जो हैं वो 15,000 का 2.5% है, मैं ये कह सकता, मतलब 2.5 टाइम्स है, ये कह सकता हूँ भाई, इसका मतलब यही नहीं है। टू पे ₹1 करंट लायबिलिटी, कंपनी हैज 2.5 ऑफ करंट एसेट्स। तो 15,000 अगर आपके जो है वो मतलब 15,000 आपके अगर करंट लायबिलिटीज आई हैं टोटल, तो फिर इनका 2.5 गुना आपके करंट एसेट्स होंगे या नहीं होंगे? अब बोलो कितना बनता है? इन तो साइड पे करो, 37,500। लो जी, तो क्विक एसिड्स क्या होंगे? क्विक एसिड्स किसे कहते हैं? इस 37,500 में से अगर आप, अब क्विक रेशो के बारे में कह रहा है जी 1.5, यार ये भी, यार ये तो आसान था, असल मुश्किल तो वही है, सॉरी यार, असल मुश्किल वही है जो आगे आप लोग कह रहे हैं। चलो खैर, उसकी बेस तो बन गई ना। ये मुश्किल एमसीक्यू है करवाने के लिए, आज का दिन ही है मेरे पास जी। तो अगर करंट लायबिलिटीज 15,000 हो तो क्विक एसिड्स कितने उसके बदले में? दसो जी कितना? ले, ये एमसीक्यू था यार, ये तो इजी था। मैं असल में जहन दूसरे का वो बनाई बैठा था, वो एक हैवी सा एमसीक्यू नहीं तो वो जो आपके टेस्ट में आया था, अब मेरे जहन में वो चला, ये तो कुछ भी नहीं निकला यार, इसके पल्ले तो कुछ नहीं निकला। तो इन्वेंट्री चाहिए आपको, 37,500 में से माइनस करो 22,500, आंसर आ गया 15। ऑप्शन है कोई? शुक्र है, ऑप्शन तो कम। अच्छा, पहली खुशी ये होती है ऑप्शन है, फिर बंदा दुआ करता है पेपर में, या अल्लाह हुणे सही भी हो। मजा तो तब आता है जब आप एमसीक्यू कैलकुलेट करें, आंसर जो निकले आपका वो ऑप्शंस में ही ना हो। मजा तब आता है। तो पहला शुक्र तब होता है जब कोई एमसीक्यू का ऑप्शन मौजूद हो जो आपने निकाला, आप कहते शुक्र है यार कोई ऑप्शन तो है, हो सकता है सही भी हो। अब अगला कौन सा एमसीक्यू? 20। हाँ, ये छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं, लेकिन ये याद रखने वाली बातें हैं। कभी कभी ऐसे ही मुफ्त का एक आधा नंबर या मिल जाता है या लूज हो जाता है। तो जो रेशो सेफ मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी कहलाती है वो कौन सी है भाई? सेफ मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी की बात हो रही है। कहीं पे पढ़ा है आपने? कहीं पे पूरे किताब में पढ़ा है आपने? है भी कहीं नहीं। अब ये एमसीक्यूज में ऐसे ही पढ़ा है, और ये उर्फ़ आम में जो यूज़ होने वाले नाम है, ये इस तरह की चीज़ें होती हैं बेटा, तो इनसे मार ना खा जाना कभी, ठीक है? तो सेफ मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी करंट रेशो को कहते हैं। सेफ मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी, सेफ मार्जिन बिल्कुल एग्जैक्ट, ज़्यादा करीब जो ले जाता है वो तो होते हैं ना क्विक एसिड्स, लेकिन कहते हैं सेफ मार्जिन यही है कि करंट रेशो, करंट एसिड्स, ठीक है? ₹1 करंट लायबिलिटी के लिए इतने रुपए करंट एसिड्स अवेलेबल है, ठीक है? लिक्विड रेशो इज ऑल्सो नोन एज, अच्छा अब लिक्विड रेशो है, ये दोनों ही लिक्विड रेशियोज हैं बेसिकली, तो क्विक रेशो भी और इसको एसिड टेस्ट रेशो भी कहते हैं, ठीक है ना? मतलब दोनों नाम इसी के ही हैं। लिक्विड रेशो, बड़ी लिक्विड है ये रेशो, ठीक है? वर्किंग कैपिटल रेशो, स्टॉक टर्न, ये तो पता नहीं, नाम ही ऐसे दिए हैं उसने, तो 1 और 2 ए बनता है, देख लो जरा। अब ये नाम, अब ये ऐसे है कि कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा।
आपको पता है लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर ही ये रेशियोज थी, ऐसा ही है। अब लिक्विड रेशियो किसको कहते हैं और सेफ मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी किसे कहते हैं, ये कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता आपको, तो बस इसी तरह से एक बार पढ़ लिया, याद रख लेना कहीं आ जाए तो। और कौन सा MCQ 23 भी हैगा? ओ माय गॉड, ये तो होमवर्क हैगा आपका। चलो करो यार। केयर फार्मेसी हैज़ अ करंट रेशियो इक्वल टू 1.6 टाइम्स एंड क्विक रेशियो इक्वल टू 1.2 टाइम्स। कंपनी हैज़ 200 मिलियन इन सेल्स एंड इट्स करंट लाइबिलिटीज आर 10 मिलियन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंपनीज करंट एसेट्स? निकालो। ये तो आसान लग रहा है मुझे। करंट लाइबिलिटीज कितनी है जी? 10 मिलियन। और करंट एसेट्स कितने हैं? लो, ये तो आसान नहीं लग रहा। 1.6। एड्डी कहानी बी। अच्छा, कहानी लंबी से भी परेशान नहीं होना, ध्यान से देखना है, डाटा मिल जाएगा। नेक्स्ट कौन सा है? अब 24 ना कह देना, मैं जरा एक नजर देख ना लूं। ये तो काफिला है पूरा। कहां पहुंचे? 24 पे पहुंच गए। चलो जी, नमाज का टाइम हो गया, फिर 24 को कंटिन्यू करते हैं आगे, ठीक है जी। अब इस पार्ट को आप क्लोज कर दें। अगला पार्ट या तो फाइनल पार्ट होगा या सेमीफाइनल होगा, क्वार्टर फाइनल भी हो सकता है, डिपेंड करता है बच्चों के जज्बे पे। मैं तो फ्रेश हूँ ब्रेक का सुन के, ठीक है। तो इंशाल्लाह 15 मिनट बाद मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।